साथियों वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगाओ। साथियों वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। ये मिशन क्या है, घर घर तक पहुंचा दो। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इन दीवार पर लिखो। आज किसान आंदोलन भी चल रहा है। किसान दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, बंगाल से कुछ होंगे, कह रहे हैं मोदी जी को कि तेरे जुल्म की इंतहा मैं पार करूंगा, तेरे जुल्म की इंतहा मैं पार करूंगा और इस देश की राजगद्दी से मैं तुझे बना दूंगा। मैंने पहले ही कहा था, वहाँ से सुबह से बोल रहे थे कि थोड़ा सा गर्म मिजाजी हैं, बदतमीज लोग भी हैं, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ हरियाणा स्टेट पास लगता है। 50 किलोमीटर अगर चल जाता है तो लैंग्वेज बहुत गंदी है, 50 किलोमीटर दूसरी ओर बढ़ जाता है तो बहुत सुंदर लैंग्वेज। जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर लैंग्वेज गंदी और अच्छी लैंग्वेज का मिक्सअप है, तो थोड़ा सा जुबान कड़वी है पहले से ही। कुछ वहाँ का जो पानी है वो मुझे कड़वा लगता है, पूरे देश घूम चुका हूँ। तो सिर्फ बंगाल की टीम को एक ही बात कहूँगा कि जब तक मैं रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हम रखोगे तो आवाज नहीं करना चाहिए। मैं कह दूँ कि मैंने पहले बता दिया, बदतमीज आदमी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी है या मेरा किसी से भाईचारा, तो नहीं। मेरी रिश्तेदारी इस देश में आंदोलन करने वाले लोगों से है। मेरी रिश्तेदारी उन लोगों से है जो लोग शोषित पीड़ित हैं, जो मजबूर व्यक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ मैं उनको जानता हूँ। अगर कोई ये कहे कि मैं स्टेट का ये हूँ, उसका वो हूँ, जिले का वो हूँ, और सिर्फ मैं नाम के लिए बना हूँ, मैं काम के लिए नहीं बना, तो मेरी फिर उसको बच्चे से कोई रिश्तेदारी नहीं। अपनी बात शुरू करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास जी, या मैं ये कहूँ भारत की सरजमी पर जन्म लेने वाले वो लोग, वो संत जिन्होंने इस देश के अछूतों को उभारने का काम किया, या फिर आज के इतिहास में जिनको हम पढ़ते हैं हमें गौरवान्वित करने का काम किया, ऐसे तमाम संतों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। बंगाल की सरजमी को नतमस्तक करता हूँ, जहाँ पर जोगिंदर नाथ मंडल जैसे लोग, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, जहाँ पर अनेकों शहीद पैदा हुए, ऐसी सरजमी को सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे उन महापुरुषों को जिन्होंने भारत की सरजमी पर 21वीं सदी में पैदा होकर के इस देश की महिलाओं के लिए, अधिकार के लिए लड़े, यहाँ के दलित अछूतों के लिए लड़े। फूले साहब, पेरियार साहब, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, ऐसे तमाम महापुरुषों को जिनके नाम शायद मैं भूल भी गया हूँ, ऐसे तमाम महापुरुषों को सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आप मेरे खड़े होंगे। साथियों तो क्या बंगाल में हूँ, कल हैदराबाद में था। यही मेरा काम है, पूरे देश में घूम घूम करके आंदोलन को इकट्ठा करके एकजुट करके खड़ा करना। अब ये आंदोलन, ताली मत बजाइएगा, अब ये आंदोलन खड़ा क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये है। ये चंद्रशेखर आजाद नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र महज 30 या 35 साल है, ये व्यक्ति आंदोलन खड़ा करके बार बार जेल क्यों चला जाता है, सवाल ये होता है। दर्द है मन के अंदर। अभी जब यहाँ उतरा एयरपोर्ट पर आकर, तो जिस व्यक्ति ने अंदर रिसीव किया, वो साथी हमारे वही जॉब करते हैं, बीमार भी कार्यकर्ता हैं। उतरते उन्होंने सबसे पहले मुझे क्या बात बताई कि बंगाल में भी एक लड़की का 4 लोगों ने रेप किया है, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं, हमारी टीम वहां थाने में पड़ी हुई है, उन लोगों को गिरफ्तार। उससे पहले हैदराबाद उतरा, तो हैदराबाद में उतरते हैदराबाद के कार्यकर्ताओं ने पूछा कि यूपी के बदायूं में जिस 15 साल की बेटी का रेप करके मर्डर कर दिया गया है, उसके क्या भैया हालात। अभी बिहार की घटना है, ज्योति पासवान नाम सुना होगा आपने, उस बेटी का चुनाव के दौरान बहुत दरिंदगी से रेप किया गया। ये देश है भारत, जिसको कहीं कहीं हरिद्वार की तरफ चले जाते हैं तो देवों की भूमिका आ जाती है, जिसे सनातनियों की भूमिका आ जाता है, ऋषियों की भूमिका आ जाता है, जिसे पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। जो बड़े बड़े मंचों से लोग चिल्लाते हैं कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, जो बड़े बड़े मंचों से लोग चिल्लाते हैं कि हम बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, उस देश के अंदर
आज बेटियों जैसी दुर्दशा कर दी गई है, इनका रेप किया। मजे की बात देखिए, इस देश की राजनीति का एक भी राजनेता बलात्कार की गई बहन के साथ नहीं खड़ा होता। वो सिर्फ अपने एसी के रूम से ट्विटर और व्हाट्सएप खेलता, अपने एसी के रूम से। मनीषा वाल्मीकि का नाम सब लोगों ने सुना होगा। उस गुड़िया का रेप इतनी दरिंदगी से किया गया था कि उसके सिर से लेकर नाड़ तक की 6 फ्रैक्चर थे, 6 जगह। जिस समय वहां हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष गए, उन्होंने आके भाई चंद्रशेखर आजाद को कहा कि भैया स्थिति इतनी गंभीर है कि इस बेटी के साथ अगर कोई खड़ा ना हुआ ना तो इस देश में चाहे बेटी को रेप होते रहे, कोई फर्क नहीं बताते, बिल्कुल बताते नहीं। कहते हैं ना भिवानी के लोगों को, भिवानी के लोग नक्सली हैं। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कई अखबारों में, यूपी के अखबारों में छपता रहता है, महाराष्ट्र में नहीं रहा है तो भिवानी के लोग नक्सलवादी। जब चंद्रशेखर आजाद उस बेटी के लिए खड़े हुए ना, फिर कांग्रेस को उतरना पड़ा, बीजेपी को उतरना पड़ा, क्षेत्रीय पार्टियों को उतरना पड़ा, उन सबको उतरना पड़ा। यहां तक कि पहली बार भारत में बलात्कारियों के पक्ष में हिंदू संगठनों को उतरना पड़ा। 4 बलात्कारियों के पक्ष में देश के हिंदू संगठन के लोग उतरे थे, जिसमें से एक संगठन का नाम आरएसएस भी है। दर्द होता है जानते। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का बैकग्राउंड लूं, जब उनके साथ कभी घर जाए, कभी मौका मिले जाने का, तो पता लगेगा कि चंद्रशेखर आजाद जी के पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। 5-6 भाई बहन है। मात्र एजुकेशन के बल पर, या मैं कहूँ डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा दिए गए इस संविधान के बल पर, इस संविधान के बल पर आज हम जैसे लोगों में जो लड़ने की ताकत आई है, मेरी बहन को मुंह खोल करके बैठने की ताकत आई है, आज मेरी बहनें यहाँ खड़े होकर कैमरा जो लगा रही है, वो मात्र संविधान के बल। जब इतिहास पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी दरिंदगी इस देश के अंदर सही है। अभी कुछ साथी जो आरएसएस में काम करते हैं आए मेरे पास, उसने कहा भैया कुछ भी करो, प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी साथ देंगे, लेकिन तुम जो मुसलमानों के साथ खड़े तो ये गलत। हमने अभी अच्छी बात और खूब हमने उनको बताया भैया हम जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हिंदी से जब पढ़ना जानते हैं, थोड़ा गूगल का यूज भी कर लेते हैं। हमने कहा अब आप गूगल निकालिए और उंगली मारिए गूगल पर, इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले कौन थे, तो सबसे पहला नाम इस देश के मुसलमान का आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस देश की राजनीति किस परिवेश में ढलती जा रही है और क्यों ढल रही है। चाहे मुस्लिम राजनीति हो, बहुजनों की राजनीति हो, दलित आदिवासियों की राजनीति हो, यहाँ तक कि यहाँ सवर्णों की राजनीति भी क्यों ना हो, वो किस परिवेश में ढल रही है, सवाल ये है। जिस सामंती व्यवस्था से कभी बंगाल लड़ा करता था, आज उसी सामंती व्यवस्था को पूरे देश में स्थापित किया जा रहा है। लड़ता था ना बंगाल सामंती व्यवस्था, लड़ा है ना, जानकारी मुझे तो है कि बंगाल के लोग सामंती व्यवस्था से खूब लड़े, सब लोग लड़े, लेकिन पूरा देश आज भी सामंती व्यवस्था की भेंट चल रहा है। कैसे कि नेता का बेटा नेता बनेगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा। और ये जो आंदोलन करने वाले लोग मेरे सामने बैठे, इस पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, ये सिर्फ आंदोलन करते करते मर जाएंगे, जेल चलेगा। इसलिए यहाँ की राजनीति का परिवेश सामंती हो गया। जिस समय माननीय काशीराम साहब काम करते थे, बाबा साहब का टाइम हमने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन माननीय काशीराम साहब का थोड़ा सा जो काम है वो देखा भी है। जब वो काम किया करते थे तो सामंती लोग हमारे वोट खरीद लिया करते थे, वोट। तो साहब काशीराम ने ना बिकने वाले समाज की स्थापना की और समाज की स्थापना करके पूरे देश में अपने कार्यकर्ता थे। तो उससे प्रेरणा मिली कि अगर हम ऐसा समाज तैयार कर दें, ऐसी बहनें तैयार कर दें जिसको कोई झुका ना सके, जिसको कोई खरीद ना सके, तो मैं ये चाहता हूँ इस देश की व्यवस्था को बदल सके। मेरी लड़ाई, भाई चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई, इम्तियाज भाई की लड़ाई, या मेरी जो बहन बेटी है इनकी लड़ाई, भीम आर्मी के लोगों की लड़ाई किसी एक जगह को बदलने की नहीं, इस देश की पूरी व्यवस्था को बदलने की भीम आर्मी की लड़ाई। अभी एक साथी ने सवाल भी किया था कि मुझे भी भीम आर्मी का इतिहास नहीं पता। 21 जुलाई सन 2015 को भीम आर्मी की पहली मीटिंग सहारनपुर का एक छोटा सा गांव पड़ता है, जिस गांव में रहता हूं,
वहां हुई थी। भाई चंद्रशेखर आजाद हम 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, वहां पहली मीटिंग भीम आर्मी की हुई थी। और क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पेशे से एडवोकेट है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मेरी टीम के अंदर, भीम आर्मी की टीम के अंदर अधिकतर लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। इतना बड़ा नाम इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता भारत में किसी संगठन को मिला होगा, किसी भी संगठन को नहीं मिला होगा। सारे संगठन रहे, नक्सली भी संगठन रहे हैं जिन्होंने खून बहाया, ऐसे भी संगठन रहे हैं, सारे धर्मों के संगठन रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी जितना नाम अभी तक किसी को नहीं मिला। अब ये भी जानिए नाम इतना बड़ा मिला कैसे। भीम आर्मी ने सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो किया और ये देखा कि इस देश को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब यहाँ की नस्लें पढ़ी लिखी होंगी। हम लोगों ने पाठशालाएं खोलनी स्टार्ट की, आरएसएस के लोगों के पेट में दब गए कि पाठशालाएं क्या खुली, क्योंकि पाठशालाओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया जाता था, वहाँ फुले साहब को पढ़ाया जाता था, वहाँ बाबुल्ला खां को पढ़ाया जाता था, वहाँ भगत सिंह को पढ़ाया जाता था। जब हमें जैसे हमारे बीके दास जी बता रहे थे, जब मैं छोटा था मुसलमान का नाम आ जाता था तो एकदम से घृणा होती थी, वो सिखाया हमने पाठशालाओं में, बच्चों को सिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, बताया फुले साहब क्या थे, फातिमा से क्या थी, सावित्रीबाई फुले क्या थी। लोगों को परेशानियाँ हुई, अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी जानते हैं, एडवोकेट भी है, तो जेल तो इतनी जल्दी नहीं भेज सकता, लेकिन खूब मुकदमे हुए, खूब लड़ाई झगड़े हुए, सारे काम हुए, और इस 5 से 6 साल के कैरियर में आज आपके सामने खड़े। यहाँ से कहीं लगभग 1.5-2 हज़ार किलोमीटर दूर मेरा शहर होगा, मेरा गांव होगा, लेकिन यहाँ बंगाल तक आज स्थापित। अब सवाल ये उठता है बंगाल का कि जहाँ पर सामंतियों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई हो, वहाँ पर आज सामंतियों को स्थापित कितनी तेजी से किया जा रहा है। समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, खुल के मैं नहीं बोल पाऊंगा कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। आप कुएं से तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर जाकर खाई में गिर रहे हैं। आप आरएसएस को लगातार बंगाल में स्थापित किए जा रहे हैं, आप बीजेपी को लगातार बंगाल में स्थापित किए जा रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर ये पूरे देश में एक बार स्थापित हो गई, केंद्र और राज्य में, ये जो चाहे वो करें, ये जो चाहे वो करेंगी। किसान बिल इसी का प्रमाण है, CNRC इसी का प्रमाण है। हम लोगों को सोचना और समझना जरूरी है। देश भी खतरे में है और हमारी जान भी खतरे में है। ये इम्तियाज भाई का कितना बड़ा बिजनेस हो, हमारे भाई का कितना बड़ा बिजनेस हो, लेकिन अब जब नाम आज मुसलमान कहा जाता है, वहां पर 10 तिलकधारी बैठे हो तो उस मुसलमान को अलग गिरना कर। एक गुरखे वाली अगर मेरी बहन जा रही हो तो 10 सनातनी आरएसएस के लोग एक अलग उससे देखते हैं, विचार रहा नहीं। ये संविधान सिखाता है नहीं, ये वो लोग जो आरएसएस के लोग जो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा है, वो सिखाते हैं। आरएसएस के लोगों अगर आप ना जानते हो तो मैं बता दूं, जानते होंगे आप लोगों से, लेकिन मैं बता दूं, ये आरएसएस के वही लोग हैं जिनको ये अपना गुरु मानते हैं। सावरकर जैसे लोगों को, जिन्होंने, सावरकर ने जब जेल गए आजादी के टाइम पर तो अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, हाथ जोड़कर लेटर लिख के देखेंगे नेट पर बड़े में कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंग्रेजों तुम्हारी गुलामी काउंट करूंगा। उस समय भगत सिंह फांसी चढ़ रहा था, तो ये उसको मानते हैं। अब सोच लीजिए कि अगर ये बंगाल में भी स्थापित हुए, कितना बड़ा देश को नुकसान होने वाला। अभी जैसे हमारे एक साथी हैं शर्मा जी, उन्होंने कहा कि बंगाल आगे रहता है, बंगाल आगे रहता है, बंगाल आगे रहे ठीक, लेकिन अगर बंगाल संघ को आगे करने में आगे रहा तो मुझे सबसे बड़े दुख की बात होगी कि बंगाल जैसे राज्य में भी संघ को इतना आगे बढ़ाया नहीं बढ़ता। देश में आज जिस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया गया, एक के बाद ये आज की तैयारी नहीं है। जब अभी जैसे सूरज ने बताया कि हम जेल गए थे गुरु रैदास गढ़ वाले मामले में, तो उस समय मुझे मोहन भागवत को पढ़ने का मौका मिला जेल के अंदर, एक बुक उनकी मिल गई मुझे, क्योंकि सन 2009-10 के कुछ इंटरव्यू थे, बोला वो 150-200 पेज की बुक थी। मैंने वो बुक निकाली, जो उस बुक में उस समय उन्होंने लिखा था वही सेम काम वो लोग आज कर रहे हैं, पूरे लगातार किए जा। अभी कानून और आने वाला है जनसंख्या नियंत्रण का, जो पूरे देश में दलित और मुस्लिम चीज कर जाते हैं, मुसलमान कह देते हैं नहीं अल्लाह की देन है, और दलित कह रहे हैं बच्चे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप कमाई खाएंगे। ये सब कंट्रोल करने होगा, बहुत गंदा। तो हम लोगों को समझना होगा। एक चीज और समझिए, केरल में बीजेपी का नेता अगर गाय का मीट खा ले तो ठीक, और अगर उत्तर प्रदेश दिल्ली में मुसलमान खा ले तो गलत।
साउथ इंडिया में खाया जाता है ना, खुला खाया जाता है ना। जो नहीं गया तो जाकर देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, जाइए, बता देगा वो खुला खाया जाता है। बिल्कुल, गोवा में, केरल में, कर्नाटक में खुला खाया जाता है। तो समझिए क्या आइडियोलॉजी है उनकी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग क्षेत्रवाद में बचे रहें, हम लोग भाषावाद में बचे, वो सिर्फ इतना चाहते हैं। और हमारी लड़ाई जो है 22 राज्यों में भीम आर्मी पुरजोर वर्क कर रही है। भीम आर्मी कितनी ताकतवर है मुझे भी नहीं पता था। मुझे ये लगता था कि ठीक है, छोटे शहर से निकले हैं, काम कर रहे हैं लगातार, कहीं रेप होता है वहाँ चले जाते हैं, कुछ किसी का गलत होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई पुलिस वाला अधिकारी गलत करता है वहाँ चले जाते हैं, कोई नेता गलत स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कहीं हत्या होती है, मर्डर होते हैं, कि छात्रों का नाम होता है तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन असली ताकत का पता लगा लॉकडाउन। लॉकडाउन लगे हुए 3 दिन हुए, महाराष्ट्र के जिले से फोन आया, एक बच्ची गई थी, भैया रोक गई, भैया 3 दिनों में खाना नहीं है, पापा को 2 दिन नहीं लगी थी और 3 दिन से खाना नहीं है। आंखों में आंसू थे, कुछ नहीं, मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने 6 नंबर चले भैया से कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं। हमने कहा कुछ नहीं, झोली बांधिए और मोहल्ले में निकल जाइए, गरीबों के लिए खाने का। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए थे, पूरे लॉकडाउन में भीम आर्मी ने पूरी तेजी से खाना बांटा है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की पूरी टीम और आसपास के जिलों की पूरी टीम लगातार खाने के ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लगातार लोगों से मांग खाना खिलवाने का। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, अब वाकई भीम आर्मी की अच्छा काम है। 25 दिन के बाद मैं देखता हूँ टीवी पर कार्यक्रम चल रहा होता है आरएसएस का। आरएसएस के लोग दिल्ली में चला रहे, कौन सा सब्जी बना रहे, रोटी बन रही है, और वो दिखा रहे हैं टीवी न्यूज चैनल 1.5 घंटे कार्यक्रम था कि देखिए किस प्रकार आरएसएस देश की सेवा है। खाने का काम बांटने का काम किसने स्टार्ट किया? आपने। अनाज किसके घर से गए? आपके। रोटी किसके घर से गई? आपके। और काम किसने कमाया? आरएसएस के लोगों ने। समझिए देश कहाँ लेकर गया। अंग्रेजों का टाइम का तो लोगों को याद होगा, जो पुराने लोग हैं जो पढ़ते हैं कि ये देश अंग्रेजों ने गुलाम कैसे किया था। उन्होंने यहाँ आकर व्यापार शुरू किया था जब इस देश को गुलाम कर दिया जाए। आपको नहीं लगता वही समय आ गया? आज भी देश को बेचा नहीं जा रहा है, रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल वर्णों में है, ब्राह्मण क्षेत्रीय में साफ साफ लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर और वेदों के अंदर कि शूद्र सिर्फ सेवा करने के लिए है, सिर्फ सेवा करने के लिए। तो आपको नहीं लगता इस ओर लेकर के जाना है? आपको एक और मैं बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ। जैसे यहाँ पर कलकत्ता में क्रांति की आगाज होता है, उत्तर प्रदेश का जो जिला है मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उससे भी क्रांति का आगाज होता है। जब उसको आप खोलेंगे नेट पर तो आपको बहुत सारे महापुरुष मिलेंगे वहाँ के, जिन्होंने आज़ादी से लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उस जिले में इन्होंने मनुस्मृति आधारित कोर्ट की स्थापना कर दी है। तो केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, मनुस्मृति आधारित कोर्ट की स्थापना कर दी और कह दिया कि अब फैसले यहाँ हुआ करेंगे। आपको पता है इस देश की जुडिशरी को प्राइवेट किया जा रहा है। अभी चंडीगढ़ में के अंदर जो रिटायर्ड जज थे उनको दोबारा से हायर किया जा रहा है 2 लाख 3 लाख पर मंथ के ऊपर, और उनको बिठाया जा रहा है अलग अलग सेगमेंट देकर के। किसी का माल का मुकदमा, जमीन का मुकदमा है तो हमारे साहब देखेंगे, ये है वहाँ के जज हैं, ये उस मुकदमे को देखेंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। और साहब का क्या है, मैं जाऊँगा बाबू जी 2 लाख रुपए है, नहीं मेरी बहन जाएगी बाबू जी 5 लाख रुपए है, ठीक तेरा हो जाएगा। और तीसरी पार्टी को चली गई 10 लाख वाली, तो 2 लाख 3 लाख वालों को भूल जाएंगे, ये 10 लाख वाले करेंगे। ये व्यवस्था, सामंती व्यवस्था लागू धीरे धीरे होगी। आज क्या सोचते हैं, बंगाल तक नहीं आएगी, कब तक रोकोगे? लड़ोगे नहीं तो रोक नहीं पाओगे, मिलकर नहीं लड़ोगे तो नहीं रोक पाओगे। भीम आर्मी का इतना मजबूत आगाज पूरे देश में हम लोगों ने कर दिया है कि जब आप जाते हैं भीम आर्मी के नाम से कहीं खड़े हो जाते हैं तो सामने वाले अधिकारी का कान खड़े हो रहे हैं, भीम आर्मी का कार्यकर्ता आ गया, इसका काम नहीं होगा तो कुछ होगा। ये हकीकत है। जब कभी बीतेगा ये वासुदेव फोन कर देता है ना, अधिकारी को सिर्फ इतना बता दीजिए मैं वो बोल रहा हूँ तो उसकी एक ही अलग रहता है, ठीक है सर, जो उचित होगा वो आपकी मदद कर दी जाए। यही किसी भी स्टेट में यही होता है। आज
देश के जितने भी मैनेजमेंट के स्कूल हैं जहाँ हम स्कॉलरशिप में पढ़ लिया करते थे कि हमें स्कॉलरशिप मिली, हमने पॉलिटेक्निक कर ली, स्कॉलरशिप मिली हमने बीटेक कर दिया, स्कॉलरशिप मिली हमने एएनएम कर दिया। आज वो सारी स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने क्लोज कर दी है, बैकवर्ड की भी स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद कर दी है। अब इस देश में सिर्फ उसका बेटा पढ़ेगा जिसके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति होगी, मुझ जैसे गरीब का बेटा नहीं पढ़ पाएगा। सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। मेरा अकेले का नुकसान है, भाई बैठे उनका नुकसान है नहीं, इस देश की गरीब जनता का नुकसान है, उस जनता का नुकसान है जो डेली मजदूरी करती है, उसका नुकसान है जो 4th क्लास की नौकरी या 3rd क्लास की नौकरियां करते हैं। ये सबसे बड़ा उनका नुकसान है, यहाँ बैठे हुए लोगों का नुकसान है। छोटे शहर से हम लोग चले थे तो सोचा था कि एक लड़ाई लड़ी जाएगी, इस देश में सिर्फ शिक्षा समान कर देंगे, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़े तो पता लगा इस देश में इतनी असमानताएं हैं कि उसको समान करते करते हम लोग चले जाएंगे, देश में सब समानता करेंगे। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को पढ़ना जरूरी है। जो लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हो वो जब बाबा साहब का मूवमेंट पढ़ेंगे तो आपको दिशा और दशा सही मिल जाएगी कि होना क्या है। अभी जिस पार्टी की ये बात कर रहे थे उस पार्टी के नाम से अभी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आजाद समाज पार्टी काशीराम का इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है, चंद्रशेखर आजाद जी ने बना दी है। और मैं आपको ये बता दूं उस पार्टी के पास खुद का फंड नहीं है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पता नहीं कैसे चलते हैं, उसके और पदाधिकारी पता नहीं कैसे चलते हैं, लेकिन उस पार्टी के नाम से चाहे आपके स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके देश का मोहन भागवत आरएसएस जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो, तो उस पार्टी का भीम आर्मी का नाम आता है तो उनके कान से हो जाता है ये भीम आर्मी। ये सब इतना हुआ कैसे? सहारनपुर से लेकर बंगाल तक का सफर, सहारनपुर से लेकर कर्नाटक का सफर, सहारनपुर से लेकर जम्मू तक का सफर हुआ कैसे? कुछ लोगों के मन में सवाल उठता होगा ये तय कैसे हो गया? ये तय ऐसे हुआ कि जिस समय केंद्र सरकार ने हम लोगों की ईडी की जांच कराई, सीबीआई से जांच कराई, तो उनको खातों में कुछ नहीं मिला, कोई मुकदमा नहीं मिला, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला, तो सरकार परेशान नहीं कि लोगों को जेल कैसे मिली, जेल नहीं भेज पाई। जब वो हमें जेल नहीं भेज पाई तो हम लोगों को तोड़ नहीं पाई, जब वो हमें तोड़ नहीं पाई तो फिर आप जैसे लोगों ने जनसमूह इकट्ठा होगा कि आज अगर वो चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजती है तो कलकत्ता में 100 लोग निकल करके सवाल करते हैं सरकार से कि तुमने जेल कैसे भेजी है। आज बिना रतन को जेल भेज देती है तो 100 लोग यहाँ से निकलेंगे पूछेंगे तुमने जेल कैसे भेज दिया। हो सकता है कल मुझे गोली मार दी जाए, भाई बंगाल में हूँ, बंगाल में लड़ाई होती रहती है, सरकार के विपक्षी भी हो सकता है उस बीच मुझे गोली मार दी जाए। लेकिन आज इतने विनयरतन, इतने चंद्रशेखर और इतने वासुदेव बहुत सूरज बहुत खड़े हो गए हैं कि सरकार की पेंटिंग ली होती है, समझ नहीं आता कि बीमारी कार्यकर्ता आता है। और ये जो हमारे साथी जो बंगाल के जो साथी हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं कि हमारा संगठन 16 जिलों में है, मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप अपने 23 जिलों का दौरा कीजिए और जाइए जहाँ दलित और मुस्लिम बस्ती है, पूछे जाकर के बीमार में कोई व्यक्ति है नहीं है, 101% आपको बीमार में कार्यकर्ता मान रहे हैं। 22 से 23 राज्यों में हम लोग स्थापित हो चुके हैं, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। ये तय है, पानी जब अपने भाव से चलता है और अपने रोग में चलता है तो सब कोई रोक नहीं पाता। और फिलहाल हम अपने रोग में हैं, बीमारी में लोग अपने पूरे रोग में हैं, पूरी तेज गलत के खिलाफ खड़े हैं और पूरी तेजी से प्रवाह कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और ये तय है, ये तय है कि एक दिन इस देश की शासन सत्ता पर अगर किसी कब्जा होगा तो अम्बेडकर वादियों को कब्जा होगा, इसको भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस एक निवेदन है आप लोग, वो निवेदन ये है कि एक बार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। हमारे दादाजी कहा करते थे अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हो और एक हाथ पैर कटा हुआ व्यक्ति भी आपको मिल जाए तो उसके अपने साथ खड़ा करिए, वो कुछ करे ना करे लेकिन आपके साथ खड़ा हुआ तो मजबूरी नहीं दे, ये काम करना स्टार्ट करिए। इस देश से शोषण तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ शोषण करने वालों के नाक में दम जरूर कर दिया जाएगा, ये बात आपको। अभी मेरी बहनें जो आई थी पीछे खड़ी हुई, आप आई थी, जब भी आप करोगे देखो भीम आर्मी के लोग हैं, कहने में इतना विश्वास नहीं करते, जो मैंने अभी तक कहा वो 100% किया है, सर्वे कहीं करा दे दोगे किसी बात नहीं। जिस दिन आपको खून की जरूरत पड़ेगी मेरे, उस दिन आके दे दूंगा, और जिस दिन आपको ये जरूरत पड़ेगी सामने वाले का खून चाहिए वो भी निकाल दूंगा। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं।
कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आ सकते हैं।